सॉल्व करो भाई ये प्रॉब्लम और मुझे इसका आंसर बताओ आप लोग। प्रॉब्लम है क्या, इफ द शॉर्टेस्ट लैम्डा से वेवलेंथ लिखते हैं, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम इन लाइमन सीरीज is small x, the longest wavelength in Balmer series of He plus ion is ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है और मैंने आपको बताया भी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और लॉन्गेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपने क्लास में अच्छे से फोकस किया है तो इस क्वेश्चन में एक भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। If the shortest wavelength of hydrogen atom given है x, the longest wavelength of बामर सीरीज के लिए आपको बतानी है। बामर के लिए आपको कैलकुलेट करनी है, लाइमन के लिए गिवन है x। और देख लेते हैं हम लोग, और लाइमन सीरीज के लिए देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, 1/λL, L मतलब लाइमन, इज इक्वल टू R/Z स्क्वायर in bracket 1/N1 square minus 1/N2 square। हाइड्रोजन आइटम है लाइमन के लिए, कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन आइटम। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, Z की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। इसके बाद में इसके नीचे हम लोग, ये हमारा मेन फार्मूला होता है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 1/λL, ये क्या हो जाएगा, R × 1 N1। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लाइमन सीरीज 1 पर आपकी आती है तो उसके लिए N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। लाइमन के लिए मैंने बताया था, तो 1/∞। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है आपका, 1/λL इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये R हो गया, ये क्या हो गया आपका R। चेंज करो इसको, 1/λL को क्या लिख सकते हैं, λL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक है, λL इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/R आ गया। लिखा रहने दो इसे। बामर के लिए देख लो, बामर के लिए बोला था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, तो इसी फार्मूले से देखते हैं, 1/λB इज इक्वल टू R। बामर किसके लिए बात कर रहा है, He प्लस के लिए, इसके लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर होगी। He प्लस के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, एटॉमिक नंबर 2 होगा, उसका स्क्वायर 1/N1। बामर के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है, बोलो 2 होती है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बामर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगी? 3 से 2 पर ही तो आएगी, उसके ऊपर वाले से, ठीक है, लास्ट वाले पर आएगी। तो बामर के लिए N1 2 है, यानी इसके ऊपर जस्ट 3 से, ठीक है, वही हमारी लॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 9 आ गया ये। तो इसको जरा सॉल्व करो और मुझे बताओ ये क्या हो गया? लैम्डा बी इज इक्वल टू, ये हो गया 4 r इंटू 4। इसको बहुत सॉल्व किया गया है, क्या आया? 5/36 आया है। हम लोग जब सॉल्व करते हैं 5/36, ये देखो ये क्या हो गया? 4 9 सा हो गया। तो 5/9 यानी लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो बेटा। 9/5 r, ये आया। इक्वेशन नंबर 2 लेट करो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लैम्डा एल गिवन है क्वेश्चन में। लैम्डा एल लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ क्या है? देखो x है, गिवन है। लैम्डा बी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? लैम्डा बी डिवाइड बाई लैम्डा एल करते हैं। लैम्डा बी क्या है? 9/5 r। ये क्या हो जाएगा? 1/r, यानी ये क्या हो गया? r हो गया। r से r कैंसिल, लैम्डा एल की वैल्यू पुट कर दो x। लैम्डा एल क्या है? x है। x इज इक्वल टू 9/5। x जाएगा आपका राइट हैंड साइड, तो लैम्डा बी क्या हो गया? बोलो। 9/5x, ये आपका आंसर आ गया। 9/5x। तो इस तरीके से हम लोगों ने बामर सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। लाइमन की अगर x है तो बामर की आप देख रहे हो 9/5x आ रही है, ठीक है। समझ में आया पीछे? नोट कर लिया होगा। चलो रफ करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और करते रहेंगे बीच बीच में। आपको मल्टीपल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम करा देंगे। उसके बाद में जो बचा है थोड़ा बहुत, वो आपको बस सॉल्व करना है, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हो रही है तो पढ़ना स्टार्ट करो। अभी तक हम लोग नील्स बोर थ्योरी पढ़ रहे थे और अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हमने क्या देखा स्टार्ट से ही कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। जे थॉमसन ने दी, रदरफोर्ड ने दी, नील्स बोर ने तो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन ही कर दिया, उसकी वेलोसिटी निकाल करके, ठीक है, उसकी रेडियस निकाल करके और क्या एनर्जी कैलकुलेट करके, ठीक है, कि पर्टिकुलर ये एनर्जी होती है एक सेल की। अब क्या हम लोग बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर शो करता है तब क्या होगा, यानी यहाँ से हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है। एक तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स है जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, जब वेव शो करेगा तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अभी तक पार्टिकल था तो हमको पता था कि इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है भाई? रिवॉल्व करता रहता है उस ऑर्बिट में, हमेशा हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा तब तक जब तक उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल जाती है ना, अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ने वाला, या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, निकाल नहीं ली जाती है बाहर, तब तक वो ऑर्बिट को नहीं छोड़ने वाला है। तो ऐसी थ्योरी थी, उसकी ऑर्बिट फिक्स थी। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। बात करते हैं हम लोग फिजिक्स से, तो फिजिक्स में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मैक्स प्लांक।
मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक्स ने क्या बताया स्टार्ट में? सबसे पहले जो हम लोगों ने बहुत सी वेव्स पढ़ी हैं, यानी बहुत सी रेडिएशन पढ़ी हैं फिजिक्स में, जो कि हम लोग वेव एक चैप्टर का नाम ही है पढ़ते हैं वेव्स। और शायद आपने छोटी क्लास में भी साउंड वगैरह पढ़ा होगा, इन फॉर्म ऑफ वेव पढ़ा है, याद होगा। ठीक है, तो वेव्स सभी लोग जानते थे कि जो आपकी लाइट्स होती है वो वेव होती है, या फिर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब अल्ट्रावायलेट वेव, विजुअल वेव, माइक्रोवेव, मैक्रोवेव, कॉस्मिक वेव, रेडियो वेव, जितनी भी आपकी सब एक वेव है। ठीक है, बट जो ये वेव है आपकी, तो इनका वेव नेचर होता है। तो सबसे पहले मैक्स प्लांक ने देखा और उन्होंने बताया ये जो वेव्स आपकी प्रोड्यूस होती हैं, इन वेव्स में पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जो वेव्स हैं ये पार्टिकल नेचर शो करती हैं। ये जो वेव्स सबसे पहले मैक्स प्लांक ने बताया। ठीक है, समझना, इन्होंने बोला जो वेव्स हैं आपकी डिफरेंट वेव्स हैं, तो मैक्स प्लांक ने क्या बताया, जो वेव्स हैं इनका पार्टिकल नेचर भी होता है। और इन्होंने इसके लिए एक थ्योरी दी। इन्होंने बोला, क्या बोला कि फोटॉन थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं फोटॉन्स थ्योरी। फोटॉन थ्योरी दी इन्होंने, और इन्होंने बोला कि जितने आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके के क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन मीन्स बंडल ऑफ पैकेट्स, वो स्मॉल पैकेट्स के बंडल में होते हैं और जो लाइट के फॉर्म में आते हैं। अब अगर वो स्मॉल बंडल के पैकेट्स में फोटॉन है, तो फोटॉन तभी बोलेंगे जब उनमें क्या होगा, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी। ये कौन बोल रहा था? मैक्स प्लांक बोल रहे थे। ठीक है, कि जो आपकी जो लाइट वेव आ रही है, जो लाइट वेव आपकी आ रही है, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ बंडल के फॉर्म में आती है। उन बंडल को क्या बोलेंगे? उन बंडल को फोटॉन बोलते हैं। और उनकी एक अपनी फिक्स एनर्जी होती है, इनकी एक अपनी क्या होती है भाई, फिक्स्ड एनर्जी भी होती है। और अगर इसकी फिक्स्ड एनर्जी है तो उस एनर्जी को बोला, ये एनर्जी होती है E=h²। ये एनर्जी जो होती है E=h²। क्योंकि ये जो वेव है, ये जो वेव आपकी आ रही है, इसकी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, किसी फ्रीक्वेंसी से आ रही होगी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी से आ रही होगी यानी उसकी वो एनर्जी, और अगर हम s से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम s से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमको एक पार्टिकल की एनर्जी मिलेगी वही होती है h²। h को इन्होंने अपने नाम पर बोल दिया प्लांक कांस्टेंट। h का इन्होंने अपना ही नाम दिया, इसको बोला कि h जो होगा ये प्लांक कांस्टेंट होगा। और h की इन्होंने वैल्यू बताई 6.602, अलग अलग चेंज होती रहती है, 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड ये इन्होंने बताया h की वैल्यू। ठीक है, यानी कि अब क्या बात होने लगी, बात ये होने लगी, जो आपकी वेव्स है वो वेव्स क्या है, उस वेव्स में वेव्स तो है ही, साथ में उसमें पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी है। यानी वेव जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है, तो उसकी एनर्जी देखी गई, तो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन वो क्या थी, E=h² थी। ठीक है, यानी सभी की हर एक जो पार्टिकल था उसकी एनर्जी डिफर थी। मान लो एक छोटा सा पार्टिकल, उसकी एनर्जी थी Ehμ1, दूसरा पार्टिकल उसकी एनर्जी थी Hμ2, थर्ड का उसकी एनर्जी थी Hμ3। तो हर एक पार्टिकल की अलग अलग एनर्जी देखी गई। जितने छोटे छोटे से पार्टिकल होंगे सबकी अलग अलग एनर्जी होगी जो फिक्स्ड होगी। इन्होंने बोला ये क्या होगी भाई, ये फिक्स्ड एनर्जी है, ये फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली थ्योरी दी, किसने, प्लांक ने। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं।
लिख लो, द लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, द लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल ठीक है, स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड फोटोन, विच इज कॉल्ड फोटोन, फोटोन, फोटोन और क्वांटा, QUANTA, क्वांटा, फोटोन बोलो क्वांटा बोलो, विच इज कॉल्ड फोटोन एंड क्वांटा विच हैव फिक्स्ड एनर्जी, विच हैव fixed energy, which have fixed energy, तो यहीं से हमारी क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हो गई भाई। क्वांटम थ्योरी मतलब क्वांटा, which have fixed energy। लिख लो E is equal to h nu, where h is equal to this, नोट कर लो, E is equal to h nu, where h is equal to this, लिख लिया। देखो अब बात अब क्या हमको मिल गई एनर्जी, E is equal to h nu, E is equal to h nu। अब पता चल गया कि जो वेव है वो तो वेव होगी ही होगी, ठीक है, साथ में उसमें कैसी प्रॉपर्टीज आ गई, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज आ गई, यानी वेव तो है साथ में उसमें पार्टिकल की भी प्रॉपर्टीज है। तो जो वेव होती है तो वेव की एक अपनी वेवलेंथ भी होती है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी वेव की। कोई भी आपकी वेव होगी उसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होता है उसकी वेवलेंथ, दूसरी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको एफ लिखो या फिर म्यू लिखो, एफ लिखो या फिर म्यू लिखो, ठीक है, और थर्ड होती है वेलोसिटी जिसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका एक रिलेशन क्या आता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर आप लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, 9th-10th में चैप्टर होता है छोटा सा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपका होता है अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो, जहां v क्या है, v आपकी वेलोसिटी है, f आपकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ। इतना तो जानते ही हो भाई इन सिंबल का मतलब, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। तो यहां से क्या करो बेटा, यहां से हम लोग f कैलकुलेट करते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा v बाई लैम्डा आ जाएगा, v बाई लैम्डा। v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, एनी वेव, कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो या आपकी सिंपल कोई भी वेव हो, ठीक है, किसी बॉडी की वेव हो, कोई बॉडी चल रही है उसकी वेव हो, है ना, किसी छोटे से पार्टिकल की ऐसी वेव हो जिस पार्टिकल को हम देख भी सकते हैं, या फिर ऐसे पार्टिकल की वेव हो जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, एनी वेव। v मतलब होता है वेव वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की। अब चूंकि यहाँ बात हो रही थी पूरी लाइट के ऊपर, प्लांट्स की बात किस पर चल रही है, लाइट पर चल रही है ना, किसी भी वेव पर तो बात नहीं चल रही है, ठीक है, प्लांट्स की जो बात चल रही है वो केवल लाइट पर चल रही है, और लाइट के लिए इन्होंने बताया E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, यानी कि ये जो वेव वेलोसिटी है इन केस ऑफ अगर लाइट, अगर वो जो वेव है वो लाइट वेव हो जाए तो v किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, c के हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हम लोग किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं, और किसी भी वेव की वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो v तो हो गया किसी भी वेव के लिए, लेकिन अगर लाइट की बात आएगी किससे लिखेंगे, c से लिखेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में, ठीक है, हम लोग c से इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इज इक्वल टू, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ये F क्या है, इसको हम लोग चलो न्यू मान लेते हैं, VV लिखा हुआ था, तो थोड़ा ऐसे न्यू बनाना आप तभी समझ में आएगा। तो ये हो गया न्यू फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, ठीक है। बट अगर ये जो आपका V है ये C हो गया, V क्या हो गया,
c हो गया तो यहाँ पर एनर्जी क्या आ जाएगी, बोलो, hc अपॉन लैम्डा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारी एनर्जी आती है वो क्या आती है, आप लोगों ने इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व किया शायद। E इज इक्वल टू क्या होती है, c अपॉन लैम्डा, वेयर न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये सब पूरी बात किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्वांटम थ्योरी बहुत अच्छे से बड़ा समझना है, नहीं क्वांटम थ्योरी नहीं समझ पाओगे तो प्रॉब्लम होगी। क्वांटम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी थ्योरी, अभी तक डिस्कवरी चल रही है और चलती रहे, क्योंकि मॉडर्न है बिल्कुल बेटा, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाती है चीजें, वैल्यू भी चेंज हो जाती है टाइम के साथ, समझे? लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो उसकी बहुत गहराई है। यहाँ लिख लेना, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट लिख लिया? अब लिखो, एक नीचे पॉइंट बना करके लिखो। तो आपने देखा लाइट के दो नेचर हो गए, एक तो वेव नेचर पहले से ही था हम लोगों ने देखा, और एक हमने देखा फोटोन के फॉर्म में, ठीक है, और दोनों को रिलेट कर दिया तो एक और फार्मूला आ गया हमारा। तो यहाँ से लिखो, एक पॉइंट बना करके नीचे लिखो, द लाइट समटाइम्स बिहेव एज पार्टिकल, द लाइट समटाइम्स बिहेव एज अ पार्टिकल, and sometimes wave, and sometimes wave. So it is called dual nature of light. So it is called dual nature of light, DUAL, 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 dual nature of light, मतलब डबल नेचर होता है लाइट का। मतलब लाइट कहीं कहीं आपको वेव दिखेगी, कहीं कहीं आपको पार्टिकल दिखेगी, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई वेव होगा तो उसमें किसकी प्रॉपर्टीज होगी, पार्टिकल की भी होगी। तो उसी टाइम हमारे एक और साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री में डिस्कवरी कर रहे थे, फिजिक्स हम लोग समझ लो पढ़ रहे थे अभी तक, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली सर थे। तो इन्होंने जब देखा, क्या देखा कि मैक्स प्लैंक सर बता रहे हैं कि एक वेव है, और वो वेव है तो किसमें चेंज हो गई, पार्टिकल में, यानी एक वेव पार्टिकल नेचर शो करती है। तो इन्होंने देखा कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की क्या खासियत है, उसका जो मास है बहुत ज्यादा कम है, उसका जो मास है वो है 9.1 × 10⁻31 kg, और देखिए उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो क्या थी भाई, 6.18, 2.18 क्या थी, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है। यानी कि हमारे पास क्या एक पार्टिकल है, पार्टिकल जिसको हम लोग पार्टिकल पढ़ रहे हैं अभी तक,
उसकी अपनी क्या है, मास जो कि बहुत कम है, बहुत स्मॉल मास है, और उसकी वेलोसिटी है जो अप्रॉक्स देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट उसके इक्वल है, ठीक है, उसकी रेंज में जा रहा है, यानी कि ये लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो पार्टिकल है जब इतना स्मॉल है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, तो यानी कि ये भी कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज अ वेव, ये भी वेव हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने भाई मैक्स प्लांक ने क्या बताया, उन्होंने वेव लिया, वेव लेकर के पार्टिकल क्लियर कर दिया, तो कहा ठीक है, तो अगर ऐसा तो हमारे पास पार्टिकल है जो कि बहुत स्मॉल उसका मास है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट है तो यानी ये भी कैसा बिहेव करेगा, वेव के जैसा बिहेव करेगा। ये इनकी क्या थी, हाइपोथेसिस थी, इन्होंने ऐसा सोचा, कोई प्रिंसिपल नहीं दिया था बेटा, हाइपोथेसिस, ठीक है, ये ऐसा होगा, ऐसा करेगा। तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे सिलेबस में नहीं, इतना जानेंगे। डेविसन एंड जर्मर ने इसको प्रूव किया और प्रूव करके बता दिया कि यस, इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर दिखाता है। जब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया, इलेक्ट्रॉन का जब डिफ्रैक्शन किया तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, और डिफ्रैक्शन केवल वेव ही शो करती है, जो डिफ्रैक्शन होता है वो केवल वेव ही शो करती है, वेव, जितनी भी वेव होंगी उन्होंने डिफ्रैक्शन शो करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहा था, ये डिफ्रैक्शन शो कर रहा था, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, वेव है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा था, यानी ये क्या है, वेव है। इसलिए डेविसन जर्मन ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरीके का वेव होता है, और इन्होंने पहली बार बता दिया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंज था डी ब्रॉगली ने जब जैसे ही अपनी हाइपोथेसिस दी, और डेविसन जर्मन ने जैसे ही इसको प्रूव किया, ठीक है। तो यहां से पता चला ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, ड्यूअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन समटाइम्स बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज बिहेव एज अ वेव, ठीक है। सो इट इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट हमको नहीं पढ़ना, लाइट हमने आपको समझाने के लिए बताया, वहां से ऐसे आया, वहां से ऐसा सोचा गया, ठीक है, पढ़ना ये वाला, तो उसको नोट कर लो। हाँ तो बेटा बहुत बड़ा चेंज था, जैसे ही पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव करता है, नील्स बोहर को बहुत तकलीफ हुई इससे, क्योंकि उनकी अब थ्योरी फेल होने वाली थी, ठीक है। और यहाँ क्या था, बहुत बड़ा चेंज था मॉडर्न फिजिक्स में। तो डी ब्रॉगली ने इसके बाद में भाई एक इक्वेशन दी, उन्होंने बोला अगर कोई हमारी वेव है, ठीक है, तो इसकी क्या होती है भाई, अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी वेवलेंथ होती है। और अगर कोई पार्टिकल है, अगर वेवलेंथ जो है पार्टिकल है तो उसका क्या होगा, मास भी होगा, ठीक है। अगर वेव है तो भाई क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, वेलोसिटी होगी। अगर पार्टिकल है तो भाई उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो उन्होंने क्या की, एक एक्सप्रेशन दी
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यानी इसको एम वी क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है, ठीक है। कोई पार्टिकल होगा तो उसका मोमेंटम होगा, तो वो एम वी यानी इसको एच अपॉन पी हम लोग लिख सकते हैं, एच अपॉन पी। तो ये किसने बताया, ये डी ब्रोगली सर ने बताया। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी वेयर पी इज इक्वल टू मोमेंटम, और हम जानते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, यही होता है हमारा मोमेंटम। यानी इनका कहने का क्या मतलब था कि कोई भी अगर आपकी वेव होगी, कोई भी आपकी वेव होगी, तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी एच अपॉन एम वी। किसी भी वेव, कोई भी वेव ले लें, ठीक है। अगर एक हमारी बॉडी भी मूव कर रही है तो उसमें भी वेव नेचर होगा, और मास है तो पार्टिकल भी होगा। यानी अगर हम दौड़े हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, पार्टिकल होगा, मास की वजह से पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। क्यों वेव नेचर होगा, क्योंकि भाई दौड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ है अगर तो क्या होगा, वेव होगा, ठीक है। तो यानी एवरी बॉडी शो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, और इसको उन्होंने बताया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, कहा क्या सच में ऐसा होता है क्या जितनी भी बॉडीज हैं क्या उनमें वेवलेंथ और उनके पार्टिकल नेचर को मेजर किया जा सकता है क्या, बताया जा सकता है क्या। तो आओ हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको नोट करो, फार्मूला ये वाला, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, याद रखना। किसी भी वेव की वेलोसिटी, अगर v लिखा है तो क्या दिमाग में आएगा, कोई भी वेव हो सकती है। अगर c यहाँ लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे, स्पीड ऑफ लाइट, केवल लाइट की बात हो रही है, ओके। तो बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री मिली हुई है इस जगह पर। देखो एक हमारे एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल है, उसी को हम लोग लेते हैं। क्या कि इन्होंने क्रिकेट बॉल ली और क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन। क्रिकेट बॉल का मास मान लो 100 ग्राम, और मान लो इसकी कुछ अपनी वेलोसिटी भी होगी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अपनी इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसकी वेवलेंथ जब कैलकुलेट की तो वेवलेंथ देखो क्या आई होगी इसकी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। तो एच की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास क्या है 100, ठीक है। मीटर पर सेकंड में एसआई यूनिट में, ग्राम में इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो तो 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा 3, केजी में कन्वर्ट करेंगे ना। और ये क्या हो गया 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो 1 0 1 0 1 0, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया ना, हो गया कैंसिल। ये देखो क्या हो गया, एम की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, पुट की ना 100 ग्राम, वी की वैल्यू पुट की 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एच की वैल्यू पुट की 6.6, ठीक है। 3 से इसको क्या करो भाई कैंसिल करो, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 सा 2 सा, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई लैम्डा की 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34। एंगस्ट्रॉम में चेंज करो इसको, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस 10, तो 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम हो गई, 10 की पावर 24 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो देखो भाई अगर हमारी क्रिकेट बॉल है और छक्का मार दो, और स्पीड में अगर आप मारते हो बॉल को या फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो बॉल आपको दिखती है कि नहीं दिखती है, दिखती है ना।
हाँ, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस आप तक आ रही, तो वो वेव दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। ठीक है, वो वाली वेव दिख नहीं रही, लेकिन बॉल आ रही है, तो बॉल आपको दिख रही है, लेकिन बॉल में वेव कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही ना वेव। क्यों? क्योंकि बॉल क्या है? लार्ज है, बॉडी क्या है? बड़ी है। और देखो लार्ज बॉडी के लिए मैंने देखा, क्रिकेट बॉल अगर 100 ग्राम की भी बॉल है तो उसकी वेवलेंथ कितनी छोटी हो गई? 10⁻24, यानी इतने जीरो लगा दो। ठीक है, वो भी 1 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब इतना माइनस में, कितनी छोटी वेवलेंथ हो गई? यानी इतनी छोटी वेवलेंथ होगी आपकी, तो वो वेवलेंथ कहाँ से दिखेगी? देख पाओगे वो वेवलेंथ? नहीं देख पाओगे ना, वो वेवलेंथ मेजर ही नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, वो वेवलेंथ मेजर ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। बट अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके लिए जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अभी हम लोगों ने देखी, तो v इक्वल टू क्या आएगा? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बेटा कैलकुलेट करो लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.6 इंटू 10⁻34, और मास की वैल्यू पुट करो 9.1 इंटू 10⁻31, और ये इंटू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6। हो गया। जब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, आप लोग सॉल्व करना। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो आती है 3.2 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आती है? 3.2 एंगस्ट्रॉम। जबकि ये वेवलेंथ मेजर की जा सकती है। ठीक है, ये बड़ी वेवलेंथ है, 3.2 एंगस्ट्रॉम है, ये बड़ी वेवलेंथ है, इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल थी, -24 एंगस्ट्रॉम, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? यानी इसकी वेवलेंथ को एक बार देखा जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने वेवलेंथ का ऑर्डर देखा था ना, 4000 टू 8000। अगर उसके बीच में होगा तो वो क्या होगी? विजिबल होगी। ठीक है, वो विजिबल होगी। तो ये क्या है? 3.2 एंगस्ट्रॉम है, यानी इसको क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। यानी यहां से ये चीज पता चला कि वेव जो थ्योरी है, जो वेव की जो थ्योरी है डी ब्रोगली की, वो केवल लग रही है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, नॉट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, यानी जो बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल होंगे उन्हीं की हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और उन्हीं की वेवलेंथ के बारे में हम लोग पता कर पाएंगे कि इसकी ये वेवलेंथ होती है। अगर वो पार्टिकल हमारा बड़ा हुआ तो हम लोग उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इसको नोट कर लो, लिख लो। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली, या ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, दिखता ही नहीं है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल।
लिख लिया, ठीक है। तो देखा हमने, तो वी कैन से एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अ वेव, मतलब वेव नेचर शो करता है। कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसकी वेवलेंथ क्या होगी, दिस, जो वेवलेंथ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये डिस्कवरी हुई थी, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। बट अगर कोई आपसे पूछे अगर कोई पार्टिकल बड़ा है, लार्ज है, तो क्या उसकी वेवलेंथ होगी, होगी भाई, ठीक है। पार्टिकल नेचर वेवलेंथ होगी, लेकिन उस वेवलेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटी होगी, ठीक है, बहुत छोटी होगी। ये नहीं कह सकते कि कुछ वेवलेंथ है नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगी ना, जब कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। जब मेजर नहीं कर सकते तो उसके हम लोग बात ही क्या करेंगे, मतलब जो दिखे ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ड्राइव करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी क्या होती है, फोटोन एनर्जी जो होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। और दूसरा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू क्या होती है, mc स्क्वायर, ठीक है। फोटोन के लिए हमने देखा E इज इक्वल टू एच न्यू, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, mc स्क्वायर, और न्यू की वैल्यू पुट कर दो, न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, c बाई लैम्डा। यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, h इंटू सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा बेटा, ये बचा आपका mc, mc बचा और लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, mc बाई h अपॉन mc, है ना, h अपॉन mc आ गया ये, h अपॉन mc, वेयर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे की स्पीड की बात करेंगे एनी वेव्स के लिए, फॉर एनी वेव्स, ठीक है, तो उसके लिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv हो, जो कि अभी मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया था फार्मूला, ठीक है। c क्या हो जाएगा केवल लाइट के लिए, अगर किसी दूसरी वेव की बात करेंगे तो हम लोग v लिख देंगे। तो इसको ऐसे हम लोग प्रूव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है जगह। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, के ई इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख लें mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ke। काइनेटिक एनर्जी ये होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ke हो जाएगा। mv स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग अभी देखे हैं p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा p बाई m आ जाएगा। यहाँ पुट कर दो, मोमेंटम के टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू ये क्या हो गया, p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ये हो गया 2ke। तो आपका हुआ p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mke काइनेटिक एनर्जी। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2mke। इस पर बहुत प्रॉब्लम पूछी जा रही है,
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है रिलेशन, ये देख लो, P इज इक्वल टू √2m/ke। आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे पढ़ेंगे। अच्छे से जा करके रिवाइज कर लेना हर एक फार्मूला। एक दो आपको किटकैट क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए।